So good morning students. Today here we are going to study mathematical terms of Bose postulate, and in Bose postulate he gave a some postulate. So in this Bose postulate we are going to study here calculations of the radius of the Bose orbit. Okay, जो अगर इलेक्ट्रॉन्स या और एटम के अंदर रोटेट कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ओके, तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस टू द ऑर्बिट, ओके, समझिए सेंटर है, तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट. उस ऑर्बिट की हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं. तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशंस ऑफ द रेडियस. ओके, हमको रेडियस कैलकुलेट करना है. तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ओके, अगर वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है तो कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है? ओनली दोज ऑर्बिट्स, ओके, ओनली दोज ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग इन दोज ऑर्बिट इन विच द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द, हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स revolve, okay, revolves continuously in those orbit, okay, in those orbit whose angular momentum is equal to the इसके बराबर है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 इसके मल्टीपल के बराबर है. मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है L इसके बराबर है h अपॉन 2 के बराबर है. इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर एक पहले ऑर्बिट में है तो ये L की जगह देखो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ पर्टिकुलर मास होगा, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर वेलोसिटी में क्या कर रहा है? रोटेट हो रहा है, ओके, तो इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, ओके, और ये रेडियस भी है. तो इसके एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं? इसके एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू, ओके, ये ऐसा लिखते हैं हम. mvr का मतलब क्या होता है? mvr का मतलब क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है. तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? nh बाय 2 ओके, nh बाय 2 खैर n की वैल्यू हम कौन सी भी लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ओके, यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सो ऑन. ओके, सो mvr, इसके जरिए हम क्या निकाल सकते हैं? रेडियस हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये पोस्टुलेट हमने पढ़ा था पिछली क्लास में. तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है किसके बराबर है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 के बराबर है. ओके, तो ये पोस्टुलेट यूज करके, ओके, उसका जो हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस, ओके, ऑफ द बोस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट की रेडियस कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो ये बोस में हमको ये बताया, उसका डेरिवेशंस बताया है. तो वो डेरिवेशंस, तो सपोज द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E is continuously revolving around the nucleus. Okay, suppose the electrons of mass m, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? m है. ओके, ये इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? m है. एंड चार्ज E है, ओके, इसका चार्ज E है. सो इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जिसका चार्ज कितना है
जेड ई है, ओके, जिसका चार्ज जेड ई है, वेयर जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, वेयर जेड इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, ओके, जेड रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर एंड ई रिप्रेजेंट द चार्ज, ई क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि उस न्यूक्लियस का चार्ज जेड ई है, उस न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है ऑफ मास एम एंड चार्ज ई। जिस इलेक्ट्रॉन्स का कितना है चार्ज, उस इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है, चार्ज ई है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, ओके। सो फर्दर और with tangential, okay, tangential or linear velocity, okay। उस tangential मतलब यहां से अगर हमने tangent निकाल दिया, यहां से इस तरह से वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो उसकी कुछ, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इस तरह से रोटेट करेगा, अगर यहाँ पर है तो इस तरह से वो रोटेट करेगा, ओके, यहाँ पर है तो इस तरह से रोटेट करेगा। मतलब यहाँ पर ये जो कितना है डिस्टेंस, कितना है 90 डिग्री का होना चाहिए, यहाँ से यार 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो इस टैंजेंशियल वो क्या कर रहा है, टैंजेंशियल वेलोसिटी में वो रोटेट कर रहा है या लीनियर वेलोसिटी में रोटेट कर रहा है। तो उसकी लीनियर या टैंजेंशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है, विथ टैंजेंशियल और लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी हम कितनी कंसिडर कर रहे हैं, v, ओके। ये वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। और फर्दर कंसिडर हमने क्या कंसिडर किया है, फर्दर कंसिडर r, ओके, r is the radius of the orbit, okay, of the orbit where electron is continuously, where electron is revolving, okay, revolving, ठीक है। सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया, कंसिडर किया। सपोज हमने इलेक्ट्रॉन्स लिया, ये इलेक्ट्रॉन्स लिया, उसका मास m है और उसका चार्ज e है, ओके, वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड में, जिसका चार्ज कितना है, जेड ई है। जेड का मतलब क्या है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, और ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब चार्ज होता है, ओके। वो विद टैंजेंशियल और लीनियर वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितनी है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी कुछ टैंजेंशियल वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी, तो उसकी कितनी है हमने कंसिडर की, वी कंसिडर की है, ओके। फर्दर हमने कंसिडर क्या किया है, आर मतलब रेडियस कंसिडर की है। तो ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, ये कंसिडर किया है, ओके, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, ओके। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कूलोम्स लॉ, कूलोम्स लॉ क्या कहता है, कूलोम्स लॉ क्या कहता है, so according to the Coulomb's law, according to the Coulomb's law, ये Coulomb's law क्या कहता है, the electrostatic force of attraction, okay, the electrostatic force of attraction, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम इसको F से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, ओके, अट्रैक्शन बिटवीन द, किसमें होगा ये अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट इज कितना होगा, हमने F कंसिडर किया है, ओके। तो अगर ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन से पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसके बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ओके। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, ओके। तो F जो है, F इजिकल टू कितना होता है, F इजिकल टू kz e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इतना होता है, कितना होता है,
F इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इतना होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इतना है। ओके, तो यहां पर के क्या है, वेयर के क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक कांस्टेंट है। ओके, इट इज अ कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 इतनी वैल्यू रहती है। ओके, तो इस के की वैल्यू कितनी रहती है, 1/4πε0। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे हमारे सन और ऑर्बिट के अंदर जो हमारे जो प्लैनेट के ऑर्बिट है, जैसे हमारे अर्थ के ऑर्बिट है, तो उसके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। सन की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा रहती है। ओके, इसलिए ऑल द प्लैनेट्स आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग इन अ फिक्स पाथ, नहीं तो ये इधर उधर गए होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स और ये ऑर्बिट के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एफ से डिनोट कर रहे हैं हम। तो ये किसके बराबर है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वेयर के क्या है, कांस्टेंट है, जेड का मतलब आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है, और ई का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है उस न्यूक्लियस के ऊपर का, और आर क्या है, रेडियस है। ओके, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। समझ में आ गया आपको, ये रेडियस है। ओके, ये रेडियस ऑफ द, ये ऑर्बिट अगर है तो ये रेडियस है उसकी। ओके, सो यहां तक समझ में आ गया होगा। और वहां पर कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करेगा। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करेगा। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है, द फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस के अवे वाला जो फोर्स है। ओके, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ओके, तो ये जो न्यूक्लियस है कुछ फोर्स भी एग्जर्ट करेगा उस ऑर्बिट के ऊपर, जिसके कारण वो अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर है। ओके, सो दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ से हम डिनोट करते हैं। एफ, अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली अपने स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है एक स्टेबल ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट अगर स्टेबल है, ओके, स्टेशनरी ऑर्बिट है, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, एफ जो है ये कितना आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, और इसके बराबर आएगा। समझ में आ गया आपको। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ओके, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो किसके बराबर आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो एट स्टेशनरी फेज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके, हम ऐसा लिख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो ये हमने ऐसा लिखा। तो एफ, ये एफ कितना है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर है। ओके, ऐसा भी लिख सकेंगे। और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमने कैलकुलेट किया था, हमने बताया था आपको कि जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये बताया था आपको। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। हाँ, इसको हमने इक्वल कर दिया। ओके, क्योंकि स्टेशनरी फेज में ये दो, अगर इलेक्ट्रॉन्स अपने स्टेशनरी फेज में है, तो स्टेशनरी स्टेट में है, तो ये कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल रहेंगे। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और के जेड ई स्क्वायर क्या है, आर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हमने इसको सॉल्व किया, इसकी वेलोसिटी निकाली, तो हम उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे,
तो देखो यहाँ पर v, यहाँ पर देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू ये k एज इट इज k जेड ए स्क्वायर, ओके, अपॉन ये r इधर लेके जाओ r, और ये m हम यहाँ पर लेके आए और r स्क्वायर है, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये r कैंसिल हो गया, एक r बचा, ठीक है। तो ये k जेड ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय m r हो जाएगा। तो इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, v स्क्वायर इज इक्वल टू k जेड स्क्वायर अपॉन m r, ओके। ये r है, ठीक है, ये r है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। आगे देखते हैं। अब आपको हमने बोस पोस्टुलेट पढ़ा था, ओके, हमने बोस पोस्टुलेट पढ़ा था। उनका मतलब क्या, जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल, ओके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कितना, h/2π, इसके बराबर होती है। मतलब एंगुलर मोमेंटम हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। L से अगर रिप्रेजेंट किया तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू द n/h/2π होगा, वेयर n इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 एनी इंटीजर नंबर्स है, ठीक है, ये हमने देखा था। तो ये L का मतलब क्या होता है, mvr इज इक्वल टू nh/2π, ओके। तो ये इक्वेशन हमने देखा था बोस का, जो बोस पोस्टुलेट था उसमें का एक इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट है ये, ओके। जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द h/2π, इसके बराबर है, ठीक है। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना है तो ये कैसे लिख सकेंगे हम, nh/2π एज इट इज, ओके। ये mr, v एज इट इज है, mr इधर लेके जाएंगे, mr हम इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग इट, ओके, वी गेट बाय स्क्वेयरिंग, ओके, वी गेट, हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो हमको क्या मिलेगा, v स्क्वेयर इज इक्वल टू n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या आएगा, इसका स्क्वेयर अगर कर दिया हमने, ये 4π, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, बराबर है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 4π स्क्वेयर m स्क्वेयर और ये r स्क्वेयर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। v स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, v स्क्वेयर n स्क्वेयर h स्क्वेयर 4π स्क्वेयर m स्क्वेयर r स्क्वेयर, ओके। तो इसको नाम देते हम इक्वेशन नंबर 2, ओके। इसको नाम क्या दिया हमने, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी देखो हमको पहला इक्वेशन मिला था, ओके, हमको पहला इक्वेशन कौन सा मिला था, v स्क्वायर। हमको ये दो इक्वेशंस मिले हैं, ओके, हमको ये दो इक्वेशंस मिले हैं, k जेड ए स्क्वायर अपॉन एम आर, ये इक्वेशन नंबर 1, और v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। अभी इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग करते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, वी गेट हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय m r, यहाँ पर मिला हमको, और यहाँ पर देखो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ओके, ये हमको मिला है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करें, ओके, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखो k, ठीक है, ये इधर लेके आएंगे हम r को, अगर r को हम इधर लेके आ गए, r निकालना है हमको, रेडियस निकालना है, ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस। सो r स्क्वायर यहाँ पर लेके आए, इसको इधर लेके आए, ठीक है। तो ये k जेड ई स्क्वायर हो गया और यहाँ पर m r हो गया, तो यहाँ पर n स्क्वायर h स्क्वायर
अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर है और ये एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आर है, एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक आर बचा, तो आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको। अब ये जो पूरी टर्म से इधर लेके जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर, और ये एम इधर लेके जाना है आपको, एम इधर, और ये के जेड स्क्वायर, यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर के जेड स्क्वायर। ओके, तो ये फार्मूला मिलेगा आपको। तो आर की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल रही है। ठीक है, आर की वैल्यू मिल रही है, लेकिन जब सीजीएस यूनिट में, जब हम सीजीएस यूनिट में लिखते हैं, ठीक है, जब हम सीजीएस यूनिट में लिखते हैं, इन सीजी, ओके, यस, इस सीजीएस यूनिट के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओके, सीजीएस यूनिट में के की वैल्यू 1 होती है, तो आर हम इस तरह से लिख सकेंगे, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एस स्क्वायर, ओके, एम डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर के जेड ए स्क्वायर। ओके, तो ऐसा फार्मूला बनेगा, और इसको सॉल्व करेंगे। एम यहाँ पर है, एक एम यहाँ पर है, यहाँ का एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक फार्मूला मिलेगा, फाइनल फार्मूला एम स्क्वायर एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम जेड, अगर ये जेड यहाँ से निकल गया, ओके, तो जेड ए स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो जेड ई स्क्वायर, ये आपको फाइनल फार्मूला मिलेगा रेडियस कैलकुलेट करने का। ओके, तो इस फार्मूले का यूज करके आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। वेयर एच एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ओके, एन की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में कोई भी लिख सकते हो, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एच क्या है आपका, एच क्या है, एच यहां पर लिख देता हूं, एच क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड है। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। अगर ये वैल्यूज मालूम है आपको, और एम की वैल्यूज अगर मालूम है आपको, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। ओके, तो एम का मास जो है, एम का मास कितना है, एम का मास 1.66 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम है। अगर ग्राम में लिखना है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम लिखेंगे आप। ठीक है, तो एम का भी मास आपको मिल गया, बराबर है। ठीक है, ओके, सॉरी, यहाँ पर 9.1 है। ओके, यहाँ पे 9.1, सो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, या 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ऐसा लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी मास भी निकाला, चार्ज भी मालूम है आपको, चार्ज कितना रहता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, जेड का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर है। ओके, एटॉमिक नंबर कितना है उस पर्टिकुलर एटम्स का। ठीक है, तो बाय पुटिंग दिस वैल्यूज, ओके, यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ जेड। ओके, सो इसके मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। ओके, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, उसका चार्ज आपको पता है, उसका चार्ज कितना है, उसका चार्ज है 1.6। ओके, चार्ज कितना लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर का चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ये अभी हमको सब वैल्यू मिल गई है, मास मिल गया है, चार्ज मिल गया है, प्लैंक्स कांस्टेंट मिल गया है। ओके, एन मिल गया है आपको, जेड भी मिल गया है। तो बाय यूजिंग दिस वैल्यूज यू कैन कैलकुलेट द रेडियस। ओके, रेडियस, उस एटम्स की रेडियस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दैट वीडियो। ओके, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू।